प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इस वनस्पतियों के विकास के कारण ही विभिन्न जगहों पर तापमान और नमी की मात्रा में अंतर भी पाया जाता है और यह वनस्पतियों में विविधता के कारण होता है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है। एक में है वन, 2 घास स्थल और 3 झाड़ियाँ। नीचे देखिए, इसे एक आरेख के द्वारा समझा रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति को 3 भाग में बांट दिया गया, वन, घास के मैदान और झाड़ियाँ। फिर वन को 2 भागों में बांटा गया, शंकुधारी वन, चौड़ी पत्ते वाले वन। फिर चौड़े पत्ती वाले वन को भी 4 भागों में बांटा गया, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, मैंग्रोव वन। घास के मैदान का कोई भाग नहीं है। झाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है, मरुस्थलीय वनस्पति और टुड्रा वनस्पति। तो अब आइए आपको आगे पढ़ाते हैं वन के विषय में। देखिए, किसी विशिष्ट प्रकार के वन की पहचान जो है उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति, मृदा की विशेषता, जलवायु के आधार पर की जाती है। भारत में वनों के अनेक किस्म की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें शंकुधारी वन हम पहले पढ़ेंगे। शंकुधारी इस प्रकार के वन जहाँ निम्न ताप वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। इनकी जो पत्ती होती है वो पत्ती नोकदार होती है और उसकी जो डालियाँ होती है, उसकी शाखाएं जो होती है वो नीचे की ओर झुकी हुई होती है, ताकि बर्फ़ जब पड़े तो बर्फ़ आसानी से नीचे फिसल कर गिर जाए। चौड़े पत्ती वाले वन को हम आपको बताए हैं कि मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सदाबहार वन, जहाँ पर मानसून लंबे समय तक रहता है। उसी क्षेत्र में ये सदाबहार वन होते हैं और वर्ष भर ये हरे भरे वन रहते हैं। इसकी पत्तियां भी सघन होती है। इसके बाद आता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां सामान्य वर्षा होती है। पर्णपाती वन में सागौन और अन्य प्रकार के पेड़ के साथ झाड़ीदार पौधे, लताएं भी होती है। जो सदाबहार वन होते हैं उनके अपेक्षा ये पर्णपाती वन कम घने होते हैं और पूरे वर्ष भर में एक बार इनकी पत्तियां गिर जाती है या ये पेड़ पौधे अपने पत्ती गिरा देते हैं। इसके बाद आता है कटीले वन। कटीले वन जो होता है अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर जल की कमी होती है। पेड़ काफ़ी दूर दूर उगे होते हैं। पेड़ों की पत्तियां बहुत छोटी और मोम के जैसा मोटे आवरण वाला होती है, जिनमें वाष्प उत्सर्जन कम होता है। अधिकांश पौधे जो होते हैं वो कांटेदार होते हैं। जल की क्षति बहुत कम होती है। शाकाहारी जंतुओं से ये सुरक्षित रहता है। इसको कहते हैं कटीले वन। उसके बाद आता है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन का ये वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में, नदी के डेल्टाई प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों में लवण युक्त खारे जल और अलवण दोनों प्रकार से उगने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जो भी वृक्ष उगते हैं वह कीचड़ भरी जगहों पर उगते हैं। जहाँ कीचड़ रहता है वैसे जगहों पर उग जाते हैं। श्वसन में सहायक होते हैं। कौन? वृक्ष से जो वायवल मूल निकलता है वही श्वसन में सहायक का काम करता है। ये
तटवर्ती क्षेत्र में समुद्र की लहर से रक्षा भी करते हैं। इसके बाद आता है घास के मैदान। घास का जो मैदान होता है यह विशाल भूक्षेत्र होता है और ये भूक्षेत्र पर फैला होता है, जिसमें घास और एक वर्ष में उगने वाले बहुत सारे पौधे होते हैं। घास के मैदान प्रायः उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर औसतन वर्षा कम होती है और मृदा जो होती है वह निम्न गुण वाली होती है, कम गहराई तक होती है। भूमि में बड़े बड़े और झाड़ीदार पौधे नहीं उग पाते हैं, वैसे क्षेत्रों में घास के मैदान होते हैं। मानसून के दौरान पूर्ण हरियाली और ग्रीष्म में घास की पूरी सूख जाना यह उसकी क्रिया है। झाड़ियाँ अधिक ठंडे अथवा अधिक गर्म वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। मरुस्थलीय और टुंड्रा प्रदेशों में झाड़ी अधिक पाए जाते हैं, जहाँ बहुत गर्म भी होता है और बहुत ठंडा भी होता है। मरुस्थलीय वनस्पति देखिए, शुष्क और गर्म मरुभूमि में तापमान बहुत अधिक और वर्षा बहुत कम होती है। जो मरुभूमीय क्षेत्र है वहाँ तापमान अधिक बढ़ जाता है और वर्षा भी कम होती है। वहाँ जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं वो झाड़ियाँ होती है। झाड़ियों की जड़ लंबी होती है, पत्ते मोम के जैसे आवरण वाले होते हैं लेकिन कांटीले होते हैं। उसका तना जो होता है वह मोटा होता है, जो जल को संरक्षण करने के लायक होता है। मरुस्थलीय वनस्पति में कैक्टस का नाम आता है, कांटेदार झाड़ियाँ, खजूर के पेड़ और स्थूल घास आते हैं। इसके बाद आता है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति जो है यह मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र के वनस्पति है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, वहाँ तापमान बहुत कम होता है। वर्ष भर यह क्षेत्र जो होता है बर्फ से ढका रहता है। बहुत कम दिन के लिए ग्रीष्म ऋतु में बर्फ जो है पिघल करके काई, शैवाल और छोटी छोटी घास जैसे चीज़ें दिखाई देने लगता है। यहाँ पर कोई बड़ा वृक्ष नहीं पाया जाता। इन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम होती है, क्योंकि भूमि लंबे समय के लिए बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए ऐसा पाया जाता है। इसके बाद आता है वन और वन्य जीवों का संरक्षण। देखिए, वन में रहने वाले जो जीव हैं उन जीवों का संरक्षण कैसे होता है इसको हम बताएंगे। औद्योगिकरण, नगरीकरण और कृषि के क्रियाकलाप के विस्तार के लिए भूमि की ज़रूरत पड़ती है, और भूमि की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, भूमि को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही तेज़ी से वन को काटा जा रहा है। कृषि कार्य के लिए वन को काटा जा रहा है, औद्योगिकरण के लिए और नगर बसाने के लिए वन को काटा जा रहा है। किसी वन का विनाश जो होता है कुछ ही दिनों में किया जा सकता है, जिस रफ्तार से वन कट रहा है, किंतु किसी वन क्षेत्र को विकसित करने में वर्षों समय लगते हैं, तब जाकर वन उगता है। और वन क्षेत्र जो होता है वह काफ़ी मंद गति से विकसित होता है, जबकि उसका विनाश बड़ी तीव्र गति से हो जाता है। वन क्षेत्र से एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में पेड़ पौधे काटे जाएं तो उस क्षेत्र में वन को पुनः विकसित नहीं किया जा सकता, वह समाप्त हो जाता है। और जब वन का नाश हो जाएगा, वन समाप्त हो जाएगा, तो वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होंगे। पिछले कई दशकों से जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्त होते जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मानवीय गतिविधियों के अलावा बहुत सारे प्राकृतिक कारक, जैसे सुनामी, दावानल, भूस्खलन आदि। वन और वन्य जीवों के नाश का कारण है ये। वन और वन्य जीवों का संरक्षण आज पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मानव अस्तित्व के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वन और वन्य जीव के संरक्षण हेतु निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है वन उत्पादों का विवेक सम्मान उपयोग।
वन के जो उत्पाद हैं उसको विवेक से उपयोग करना, जलावन के लिए लकड़ियों का उपयोग के बजाय जो है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज करना चाहिए। कागज बनाने के लिए जो वृक्षों की लुगदी का उपयोग किया जाता है, कागज के विवेक सम्मत उपयोग करना चाहिए। पुनः चक्रण द्वारा वृक्षों को बचाया जा सकता है। हाथी के दांत, खाल उत्पादों की बढ़ती हुई मांग वन और वन्य जीवों पर दबाव डाल रही है। आजकल जो भी वन के उत्पाद हैं उसका उपभोग हम कम करें। इन संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है कम उपभोग करने से। देखिए, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निश्चय की स्थापना। देखिए, पौधे और जीव जंतु की सुरक्षा हेतु इन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना की जानी चाहिए। वन्य अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय की स्थापना होनी चाहिए। सुरक्षित क्षेत्रों में पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने प्राकृतिक वास में रहते हैं। जिन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां जैसे शिकार, मछली पकड़ना आदि होता है उसका मना होना चाहिए। झील और नदियों, दलदली क्षेत्रों का संरक्षण। जो जलाशय होते हैं, जो दलदली के क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों को प्रदूषण और निम्न स्तरीय प्रबंधन से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। जलीय पौधे और जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए जो ये क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। जो झील होते हैं, नदियाँ होती है, दलदली क्षेत्र होता है, सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, आवश्यक है, क्योंकि अनेक लोग भोजन और आजीविका के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। बहुत लोगों का भोजन और आजीविका इन्हीं चीज़ों पर निर्भर है। अगला है जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम। देखिए, जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए। जैसे कैसे जागरूकता होगा समाज में? वन महोत्सव करके, वन्य जीव सप्ताह मनाकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लोगों को। विद्यालयों में इको क्लब जैसी संस्था बनाई जानी चाहिए, जो विद्यार्थी को ये बताया जाए कि संरक्षण का कार्यक्रम में कैसे विद्यार्थी भाग लेंगे, इसको कैसे प्रोत्साहित करेंगे। संकट उत्पन्न वन्य जीवों के बारे में समाज में जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए। लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए कि उन्हें कैसे बचाया जाए, जो जीव जंतु हमारे बीच से विलुप्त हो रहे हैं। कानूनी उपाय। गैर कानूनी शिकार के विरुद्ध कानून बनाया जाना चाहिए। जो लोग गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हैं उनके लिए कानून होना चाहिए। विशिष्ट जंतु उत्पाद पर रोक लगा दी जानी चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो तिब्बती बारहसिंगे के बाल में से जो बनी शहतूत शॉल पर रोक लगा दी गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम के तहत कठोर दंड और जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोग डर करके ऐसा कार्य नहीं करें। अगला है विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम तथा संस्थाएं। टाइगर परियोजना जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किया जरूरत है। टाइगर परियोजना का लक्ष्य बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना है, उसके शिकार को रोकना है, उसके रहने वाली जगह को सुरक्षित रखना है। वन्य जीव के संरक्षण हेतु SPCA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, PETA प्रिवेंशन ऑफ द एक्सट्रीम ट्रीटमेंट टू एनिमल्स जैसे संगठन की स्थापना होना चाहिए। इससे हम वन्य के जीवों को संरक्षण दे सकते हैं। विभिन्न प्रजाति के संरक्षण हेतु CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनलैंडर्ज स्पेसीज नामक संगठन होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है इसके द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि विभिन्न प्रजाति के पौधे और जंतु की रक्षा करना है,
इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के अस्तित्व पर संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको रोकने के लिए पौधे और जंतु का संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब एक देखिए, एक बॉक्स में दिया हुआ है वन में लगने वाले आग। ठंडे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पौधों की शाखाओं के बीच घर्षण के कारण वन में आग लग जाती है। यदि उपयुक्त निवारण उपाय नहीं किया जाए तो वन संसाधन पूर्णतः जल करके नष्ट हो जाएगा। कनाडा के वन में आग लगने को रोकने के लिए कुछ दूरियों पर निगरानी चौकी लगाई गई है। ये निगरानी चौकी वनों में घूमकर देखती है कि कहीं आग तो नहीं लगी। प्रत्येक चौकी में आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था की गई है और तुरंत कार्रवाई करने के लिए भी संचार की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी आकाश से भी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों में आग नहीं लगे और वन और वन्य जीव को बचाया जा सके। आपको एक चीज़ और बता दें, भारत में कुल 592 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 92 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और 500 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन सभी प्राणी उद्यानों और अभ्यारण्यों में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र और वास स्थान है। यहाँ पशुओं की कुछ अत्यंत रोचक और दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर यानी अब हम सिविक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।